नमस्कार छात्रों, जीके आर्ट चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। छात्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी बायोलॉजी की क्लास ले रहा हूँ और बायोलॉजी में मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा रहा हूँ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित अभी तक मैं 4 वीडियो को अपलोड भी कर चुका हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब ज़रूर वो वीडियो देखे होंगे और अपनी जानकारी को और बेहतर किए होंगे। आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतिम वीडियो को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आज ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होगा और मैं चाहूँगा कि आज के वीडियो को भी बाकी वीडियो की तरह मिस न करेंगे, इसे भी आप ज़रूर देखेंगे क्योंकि अंत भला तो सब भला, ऐसा कहा भी जाता है। तो आज का जो मेरा वीडियो है डाइजेस्टिव सिस्टम का ही है, अंतिम वीडियो है। इसमें मैं इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा और फिर अगले वीडियो के लिए आप मेरे इंतज़ार कीजिएगा कि अगला वीडियो अब किस चीज़ का आ रहा है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं और आप जानते भी हैं कि अभी तक मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़ाया है, जो बायोलॉजी का एक पार्ट है, तो बायोलॉजी के अलावा आपको ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के साथ साथ मैं हिस्ट्री की क्लास को चला रहा हूं। तो 3 सब्जेक्ट मेरे ओपन हो चुके हैं जो लगातार चल रहे हैं और उसके माध्यम से आपको वीडियो भी लगातार मिल रहा है। लेकिन अभी भी पॉलिटी और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको मैं अभी ओपन नहीं किया हूं। तो आप बिल्कुल जीके आर्ट चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि आपको आने वाले समय में जब पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को पढ़ाया जाएगा तो उसे भी आप देखें और देख कर ये अनुमान लगाएं कि आपको किस तरह से जानकारी मिल रही है। जो जानकारी मिल रही है वो सफिशिएंट है या नहीं है, क्या उस जानकारी से आपके कंपटीशन में हेल्प मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ये हमारे जीके आर्ट चैनल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आ जाइए हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले समाप्त करें। तो जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो चौथा वीडियो डाला था, यानी इसके पहले जो मेरा अंतिम वीडियो था, उस चौथे वीडियो में मैंने इस बात को बताया था कि भोजन किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद भोजन का अंतिम रूप से पाचन भी हो जाता है। आगे अब लार्ज इंटेस्टाइन में या एनस में भोजन को पचाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि छोटी आंत में ही भोजन का फाइनली पाचन हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को तो मैं पढ़ा चुका हूं, बट थोड़ा सा यहाँ आइए हम एक रिव्यू ले लें। जैसा मैं बताया था कि ये इस प्रकार से कुछ छोटी आंत का स्ट्रक्चर होता है। ऐसे इस छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से को मैंने बताया था कि इसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं जेजुनम, और इस जेजुनम वाले पार्ट से आगे यानी अब हम लार्ज इंटेस्टाइन में जब प्रवेश करेंगे तो वहाँ तक के हिस्से को हम कहते हैं इलियम। तो ये ड्यूडेनम हुआ, ड्यूडेनम के अलावा ये जेजुनम हुआ और ये आपका इलियम हुआ। तो ये जो 3 पार्ट हैं, इस 3 पार्ट में भोजन जब ये पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन के पहुंचने के बाद यहीं पर पाचन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और भोजन सबसे पहले पहुंचता है छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। जब ये ड्यूडेनम वाले पार्ट में पहुंचता है तो यहाँ पर भोजन का पाचन पूर्णतः करा दिया जाता है क्योंकि इस ड्यूडेनम वाले पार्ट से 2 ग्लैंड्स इंक्लूड रहते हैं यहाँ पर, एक लीवर और एक पैनक्रियास। लीवर के द्वारा निकलने वाला बाइल जूस 95% लिपिड्स का पाचन कर देता है, जबकि अग्न्यास है जो पैनक्रियास ग्लैंड्स है, इसके द्वारा 3 एंजाइम को स्रावित किया जाता है, जिसमें एक एंजाइम है एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन और तीसरा है लाइपेज। एमाइलेज बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को पचाकर फाइनली उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। उसी तरह से ट्रिप्सिन जो है बचे हुए प्रोटीन को फाइनली पचा करके उसको एमिनो एसिड के फॉर्म में लाता है, और जो लाइपेज होता है वो फाइनली बचे हुए फैट का पाचन करा के उसको ग्लिसरॉल के रूप में ला देता है। जब इस तीनों रूप में ये भोजन आ जाते हैं तो यहाँ पर पूर्णतः भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है। आप मेरे पिछले वाले वीडियो को देखकर इन चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। आगे हम
ये बताया था कि जेजुनम में जब भोजन पहुंचता है तो जेजुनम में भोजन को पचाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी प्रकार का ग्लैंड्स नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है। इसका काम है सिर्फ भोजन को ड्यूडेनम से लेकर इलियम तक पहुंचा देना, यानी यह फूड को ट्रांसफर करता है ड्यूडेनम से इलियम वाले भाग में। और इलियम वाले भाग में जब भोजन पहुंचता है जो कि डाइजेस्टेड फूड है, पचा हुआ भोजन है, तो इलियम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। अब इस इलियम का स्ट्रक्चर जब ऐसे है तो थोड़ा सा इसमें गौर कीजिए। मैंने बताया था कि इस इलियम के पास ये सरफेस एरिया है, ये इसका सरफेस एरिया है, ये इसका सरफेस एरिया है। जिस सरफेस एरिया को हम कहते हैं विलाई, इसको हम विलाई कहते हैं। जहां पर भोजन जो डाइजेस्टेड फूड है वो जाकर यहां पर क्या होता है, स्टोर हो जाता है, यानी इस विलाई वाले पार्ट में जाकर भोजन स्टोर हो जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि इलियम के जिस पार्ट में भोजन स्टोर होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। या ऐसे ही डायरेक्ट कह देगा कि इलियम में भोजन कहाँ स्टोर होता है, तो भी आपका आंसर क्या बनेगा, विलाई वाले पार्ट में स्टोर होता है। ये विलाई वाले पार्ट में इसलिए स्टोर होता है क्योंकि इसके पास सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया के चलते यह भोजन को स्टोर कर लेता है, वैसे भोजन को जो कि डाइजेस्टेड फूड है, पचा हुआ भोजन है। अब मुझे बताइए, यदि यहाँ पर भोजन स्टोर हुआ तो ऐसे भोजन को हम क्या कह सकते हैं, रिजर्व फूड। इसको हम क्या कहेंगे, रिजर्व फूड, यानी कि वो भोजन जो रिजर्व रखा गया है। जैसे आप देखते होंगे गाड़ी वगैरह में पेट्रोल जो होता है उससे गाड़ी तो चलती ही है, लेकिन कुछ पेट्रोल रिजर्व में उसमें रख लिया जाता है ताकि इमरजेंसी के समय में ये काम आता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ भी क्या कंडीशन है कि हम 24 आवर तो भोजन नहीं करते हैं, मुश्किल से 3 से 4 बार, 4 से 5 बार तक हम भोजन करते हैं, लेकिन एनर्जी तो हमको 24 आवर चाहिए। तो ये 24 आवर हमको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो जो भोजन विलाई में स्टोर होता है वहां से मिलता है। अब देखिए यहां पर क्या है, अब इस विलाई वाले पार्ट से बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं और वो ब्लड कैपिलरीज यहां से रिजर्व फूड को लेकर सारे सेल के पास पहुंचती है, सभी सेल के पास पहुंचेगा ये रिजर्व फूड। अब मुझे बताइए कि सेल से ही बना हुआ है हम लोगों का पूरा शरीर, क्योंकि हम लोगों का बेसिक यूनिट सेल है। जितनी भी ऑर्गेन है हमारी बॉडी में वो सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। तो सारे सेल के पास ये डाइजेस्टेड फूड पहुंचा, यानी जो रिजर्व फूड था यहाँ पर उसको ब्लड कैपिलरीज लेकर सभी सेल के पास पहुंचा दी। अब इस सेल में क्या होगा, इस सेल इस भोजन का अपने एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेगा और उसके माध्यम से हमें ऊर्जा मिलेगी। जब सेल को ऊर्जा मिलेगी तो पूरे बॉडी को ऊर्जा मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अब ये पूछता है क्वेश्चन आपसे क्या, कि सबसे ज़्यादा भोजन किस ऑर्गेन के पास स्टोर होता है। क्योंकि सारी सेल के पास स्टोर होगा, आँख वाली जो सेल होगी उसके पास भी स्टोर होगा, जो नाक वाली सेल होगी उसके पास भी स्टोर होगा, जो पैनक्रियाज वाली सेल होगी उसके पास भी स्टोर होगा, जो मसल वाली सेल होगी उसके पास भी स्टोर होगा, लीवर वाली सेल होगी उसके पास भी स्टोर होगा। हर ऑर्गेन के पास स्टोर होता है, क्योंकि हर ऑर्गेन को सेल नहीं बनाया है तो सभी सेल के पास स्टोर है। लेकिन कह रहा है कि किस ऑर्गेन की सेल सबसे अधिक भोजन को स्टोर कर लेती है, तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक भोजन किस ऑर्गेन में स्टोर होता है, लीवर में। सबसे अधिक भोजन लीवर में स्टोर होता है। और लीवर के बाद कोई बोले कि उसके बाद भोजन सबसे अधिक कहाँ स्टोर होता है, तो उसके बाद भोजन सबसे अधिक स्टोर होता है मसल सेल के पास, यानी मांसपेशियों के पास। तो पहले नंबर पर है लीवर और दूसरे नंबर पर है मांसपेशी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे हम भोजन जो किए थे उसमें मेजर अमाउंट में हम 3 चीज़ लिए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। यही मेजर अमाउंट में था। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट को जब तोड़ा जाता है तो सबसे पहले यह ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। उसी प्रकार से प्रोटीन जो है पहले पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स के फॉर्म में टूटता है और देन उसके बाद एमिनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो लिपिड्स होता है सबसे पहले फैटी एसिड के रूप में कन्वर्ट होगा और देन फैटी एसिड से क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा। तो कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि हम कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं और लिपिड्स भी लेते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में जब स्टोर होने की बात आएगी कि भोजन किस रूप में स्टोर होता है, तो भोजन तो स्टोर 3 रूप में होगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो टूटकर पार्ट बना है सबसे छोटा, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, उसमें भी भोजन स्टोर होगा। उसी प्रकार से अगर हम कहें प्रोटीन का सबसे छोटा रूप हो गया एमिनो एसिड,
इसके रूप में भी भोजन स्टोर होगा। उसी तरह से हम कहें लिपिड्स का सबसे छोटा रोल जो ग्लिसरॉल होगा, उस रूप में भी भोजन स्टोर होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा हम कौन सा अमाउंट लेते हैं भोजन में? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जो चीज़ भी हम खाते हैं उसमें थोड़ा बहुत या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता ही है। जैसे जो हम अनाज ले रहे हैं उसमें तो कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक है, उसमें तो मेजर अमाउंट में है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जैसे मान लेते हैं जो मिठाई खाए उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, फल खाए उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ तक कि कुछ ऐसी चीज़ें सब्जी वगैरह भी ले रहे हैं तो सब्जी वगैरह में भी हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं। वैसे हम प्रोटीन भी लेते हैं, लिपिड्स भी लेते हैं, तो ये भी हमारे शरीर में स्टोर हुआ है, ये भी हमारे शरीर में स्टोर हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा स्टोर हुआ है? ग्लाइकोजन। इसीलिए जब आपसे यह प्रश्न पूछे कि हमारे बॉडी में भोजन किस रूप में स्टोर होता है तो आपका सबसे अधिक क्या आंसर होगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। भोजन हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। और सबसे ज्यादा कहां स्टोर होता है? लीवर वाली सेल के पास स्टोर होता है। या ऐसे कह दिया जाए कि किस ऑर्गन के पास? आपका आंसर क्या बनेगा? लीवर के पास। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, जो भोजन इस बिलाई वाले पार्ट में स्टोर हो गया वो हो गया, बाकी भोजन इसी इलियम वाले पार्ट के दूसरे भाग में यानी नीचे वाले भाग में चला जाएगा। जो स्टोर हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो स्टोर नहीं हुआ वो आगे अब नीचे वाले पार्ट में ये पहुंच गया, यानी इस पार्ट में पहुंच गया। अब यहां पर देखिए, क्या ये डाइजेस्टेड फूड नहीं है? ये भी डाइजेस्टेड फूड ही है, ये भी डाइजेस्टेड फूड है, क्योंकि इसका भी पाचन हो चुका है। यहां पर डाइजेस्टेड फूड का कुछ हिस्सा स्टोर कर लिया गया जिसका इस्तेमाल सेल एनर्जी प्राप्त करने के लिए कर रहा है। लेकिन जो स्टोर नहीं हुआ वो आगे बढ़ेगा और इसी इलियम वाले पार्ट के दूसरे भाग में जाकर ये जमा होने लगेगा और यहां से ये सीधे कहां पहुंच जाएगा? तो यहां से ये भोजन पहुंच जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यही हम लोगों को आज की क्लास में पढ़ना है कि जब भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तब वहां पर जाकर क्या होता है। तो आइए यहां पर देखते हैं। तो अगला पार्ट हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम कहते हैं बड़ी आंत। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? लंबाई कितनी होती है यानी इसका लेंथ कितना होता है? तो इसका लंबाई होता है 1 से 1.5 मीटर। और इसके पहले हम बता चुके हैं जी कि स्मॉल जो इंटेस्टाइन होता है, जो छोटी आंत होता है, उसका लंबाई होता है 6 से 6.25 मीटर। और मैंने इस बात को समझाया था कि आपके दिमाग में अब बात जाए कि नाम है छोटी आंत और लंबाई है 6 से 6.25 मीटर, यहाँ पे नाम है बड़ी आंत और लंबाई है मात्र 1 से 1.5 मीटर। ये कैसे संभव? ये तो उल्टा लिख दिया गया है। तो उल्टा नहीं लिखा गया है, सही है। यहाँ पर लंबाई तो लार्ज इंटेस्टाइन का कम होता है, लेकिन इस लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, वो बड़ा होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो है पाइप है, इस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो लार्ज जो इंटेस्टाइन होगा वो ऐसे होगा। इसका मतलब कि यहाँ जो बीच का दूरी है, यहाँ पर देखें ये ज़्यादा है, तो ये बीच का दूरी यानी इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, लेकिन इसका जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का ये लेंथ क्या होता है? छोटा होता है। तो ये इतना होता है। अब देखें ये लार्ज इंटेस्टाइन में जब भोजन पहुंचेगा तो यहां पर क्या होगा? तो जिस तरह से हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट को पढ़े थे, उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। आइए हम उसको देख लेते हैं कैसे। ये देखिए, ये हमारा है छोटी आंत, ये छोटी आंत है। अब यहां से देखें इस वाले पार्ट से ये ऐसे, ये ऐसे, इसको हमने बना दिया ये बड़ी आंत। ये बड़ी आंत है। तो देखिए पहले सबसे पहले क्या है, इसके भी 3 पार्ट कौन कौन है? तो इसके जो 3 पार्ट होते हैं उसमें पहला पार्ट है सीकम, दूसरा पार्ट है कोलोन और इसका तीसरा पार्ट है रेक्टम। तो सीकम कौन होता है? जहां पे इलियम समाप्त होता है, यानी छोटी आंत का जहां इलियम समाप्त होता है वहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं सीकम। अब यहां से लेकर ये पूरा घुमाते हुए जब हम यहां तक आएंगे, इस पार्ट तक,
यहां से लेकर यहां वाले पार्ट तक, तो ये हिस्सा कहलाएगा क्या, ये हिस्सा कहलाता है कोलोन। ये हिस्सा कहलाता है कोलोन। और यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं रेक्टम। ये रेक्टम हो गया। आप ध्यान देंगे मेरी बातों को। तो इस फिगर को देखने से आपको स्पष्ट हो गया कि बड़ी आंत में सबसे लंबा पार्ट कौन होता है, कोलोन होता है। यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा ये कोलोन है। अब मुझे बताइए, इलियम में जो भोजन स्टोर हो चुका वो तो हो चुका, इस बात को मैं बता चुका हूं, लेकिन जो निचले वाले हिस्से में पहुंचा था वो भोजन डाइजेस्टिव कहां पहुंचा, सिक्कम वाले भाग में। और सिक्कम वाले पार्ट में जब भोजन पहुंचेगा तो सिक्कम इस भोजन का कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि डाइजेशन का तो प्रोसेस अब होगा ही नहीं, ऑलरेडी छोटी आंत में वो कंप्लीट हो चुका है। यहां पर जब ये पहुंचा तो यहां पर भोजन का कुछ नहीं होगा, बस सिक्कम क्या करेगा कि उस इलियम वाले भाग से भोजन को लेकर पहुंचा देगा किसके पास, कोलोन वाले भाग के पास। भोजन पहुंच जाएगा कोलोन वाले के पास। लेकिन इस सिक्कम के साथ देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है उसको समझिए। इस सिक्कम वाले पार्ट में एक ग्लैंड्स रहता है, और ये ग्लैंड्स यहाँ पर मांसपेशियों का क्लस्टर बन जाने के चलते ऐसा बना होता है। यानी कि इस सिक्कम वाले पार्ट में बहुत सारी मांसपेशी एक जगह इकट्ठा हो जाती है, और एक जगह इकट्ठा होकर उसका क्लस्टर बना देती है, मांसपेशियों का क्लस्टर यानी जमाव। और इसी मांसपेशियों के जमाव वाले भाग से एक एंजाइम निकलता है, जो एंजाइम पहले बहुत काम का चीज़ था, लेकिन अब ये किसी काम का चीज़ नहीं है। तो क्या है ये? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग के जो पूर्वज हैं वो पूर्वज बंदर हैं। हमारे पूर्वज बंदर हैं, यानी हम लोग बंदरों के ही संतान हैं, उन्हीं से हमारी पीढ़ियां जो हैं आगे की ओर बढ़ी हैं। तो जब हम अभी मनुष्य नहीं थे तब की बात मैं कर रहा हूं, कि जब हम बंदर वगैरह थे, चिंपैंजी थे, तो उस समय क्या होता था कि जंगलों में रहते थे, और जंगलों में रहने के चलते हम पेड़ों की पत्तियों को खाने का काम, घास भूसा को खाने का काम, ये सब करते थे। तो उस समय जब घास भूसा को खाने का काम करते थे, तो उस घास भूसा को पचाने के लिए इसी हमारे सिक्कम वाले पार्ट से एक एंजाइम निकलता था, जो एंजाइम निकलकर उस घास भूसा का पाचन करता था। लेकिन अब तो हम इंसान हैं, और इंसान होने के बाद हम लोग घास भूसा को खाना छोड़ दिए हैं। तो अब इस एंजाइम का कोई मतलब नहीं है, इसका निकलना अब जरूरी नहीं है, क्योंकि हम वो खा ही नहीं रहे हैं, तो ये एंजाइम अब निकल ही नहीं रहा है, ये निष्क्रिय हो चुका है। तो जहां से निकल रहा था, जिस हिस्से से जहां से एंजाइम निकलकर इस घास भूसा का पाचन कर रहा था, यहां पर ये जो मांसपेशियों का क्लस्टर है, इसी को हम नाम देते हैं अपेंडिक्स। आप सुने होंगे अपेंडिक्स के बारे में। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो ऐसा लोग क्यों कहते हैं? तो अपेंडिक्स क्या है कि इस अपेंडिक्स से जो रसायन निकलता था, जो एंजाइम निकलता था, वह घास भूसा का पाचन करता था। लेकिन अब चूंकि घास भूसा हम खा ही नहीं रहे हैं, तो उस एंजाइम की हमको कोई आवश्यकता ही नहीं है। उस अपेंडिक्स ने भी इस एंजाइम को निकालना बंद कर दिया। तो धीरे 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 क्या हो गया कि अपेंडिक्स हमारे लिए एक वेस्टेजियल ऑर्गेन बन गया। ये वेस्टेजियल ऑर्गेन बन गया अपेंडिक्स। ये क्या बन गया? वेस्टेजियल ऑर्गेन। और वेस्टेजियल ऑर्गेन का मतलब समझते ही है, अवशेषी अंग, ऐसा अंग जिसका अब कोई इस्तेमाल नहीं है। तो होता क्या है ना कि इस अपेंडिक्स के ऑपरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? देखिए, जैसे हम मान लेते हैं काफ़ी स्पाइसी वगैरह भोजन कर रहे हैं, कुछ ऐसा केमिकल्स हमारे बॉडी में पहुंच गया जो काफ़ी हार्मफुल है, यानी कोई टॉक्सिक एलिमेंट आप ले लिए, उसको ग्रहण कर लिए, खा लिए, तो उससे क्या होगा ना कि ये जाकर यहाँ पर इस अपेंडिक्स वाले भाग में सूजन उत्पन्न कर देगा, सूजन उत्पन्न करेगा, जिसके चलते यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है। परिणाम यही होता है कि डॉक्टर इस बात को जानते हैं कि इस अपेंडिक्स का आज के दौर में कोई काम है नहीं, इसीलिए इस अपेंडिक्स वाले भाग को पूरी तरह से काट कर क्या करते हैं? निकाल देते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस हिस्से में होता है, आपका जवाब क्या होगा? सिक्कम वाले पार्ट में। अपेंडिक्स किस टाइप का एक ऑर्गेन है, तो क्या बताएंगे? वेस्टेजियल ऑर्गेन है। इसका अब कोई यूज नहीं है, ये अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि इंसान अब बन चुके हैं, तो इंसान बनने के बाद घास भूसा खाने वाली परंपरा ही क्या हो गई? समाप्त हो चुकी है। तो यहां से बस यही क्वेश्चन बनेगा। अब भोजन देखिए पहुंचा है कहां पर? कोलोन वाले भाग में। जब भोजन कोलोन वाले भाग में पहुंचा तो यहां पर देखिए क्या होता है। इस कोलोन वाले भाग में जो सबसे बड़ा भाग होता है,
कोलोन। ये पहला क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बड़ी आंत के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं, उसको हम कोलोन कहते हैं। कोलोन वाले भाग में एक होता है बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया, इसको हम पूरा नाम देते हैं एस्टेरिया कोलाई। एस्टेरिया कोलाई जो ये बैक्टीरिया हैं इस कोलोन वाले भाग में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या करते हैं। ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो भोजन अब जिसका हम लोग का कोई यूज नहीं है, चूंकि डाइजेस्टेड तो है लेकिन अब इसका यूज कुछ नहीं है, ऐसे भोजन को क्या करते हैं कि वेस्ट फूड में बदल देते हैं। जो हमारे लिए बेकार भोजन अब था, जिसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, उसको क्या करेंगे, ये वेस्ट फूड में बदल देंगे। वेस्ट फूड का मतलब हो गया कि ये मल में इसको बदलने का काम करते हैं कौन, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब जब ये मल में इसको बदल देंगे तो मल में बदलने के बाद इस मल का कुछ हिस्सा ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं। तो जो भोजन हमारे शरीर में अब बेकार था, डाइजेस्ट तो था लेकिन उसका अब यूज कोई नहीं था, उस भोजन का क्या किया, इसने इसको मल में चेंज किया और मल में चेंज करने के बाद उसका कुछ हिस्सा खा लिया। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया है तो कितना भोजन करेगा, एकदम छोटा होता है, इसको तो आप नग्न आंखों से देख भी नहीं पाएंगे। तो छोटा सा पेट होगा, इसका थोड़ा बहुत हिस्सा खाएगा, मल में इसको कन्वर्ट किया, थोड़ा बहुत हिस्सा खा लिया, थोड़ा बहुत हिस्सा खाया तो इसको भोजन की प्राप्ति हो गई। अब देखिए ये तो भोजन ले लिया ई कोलाई बैक्टीरिया, लेकिन इसके बदले में देखिए ई कोलाई बैक्टीरिया हमें क्या देगा। तो हमारे अंदर जो बेकार भोजन था उसको इसने मल में चेंज किया, उससे इसने भोजन प्राप्त कर लिया। बदले में ये क्या करता है, तो ये हमें देता है विटामिन B12 जिसको हम ब्लू विटामिन कहते हैं। इसके शरीर से एक एंजाइम स्रावित होता है और वो एंजाइम जिसको हम कहते हैं विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन, जिसको हम ब्लू विटामिन कहते हैं, ये विटामिन हमारे शरीर को देता है। और आप समझ सकते हैं कि विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है। विटामिन B12 की कमी से ही व्यक्ति को कैंसर रोग हो जाता है। इसी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी है कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया के शरीर से जो केमिकल निकला उसमें क्या है, विटामिन B12 है। तो उस विटामिन B12 का हम लोग क्या किए, यूज कर लिए। तो अब मुझे बताइए कि हमारे शरीर के अंदर जो भोजन था उस भोजन को इस बैक्टीरिया ने वेस्ट फूड में चेंज किया, मल में चेंज किया, और मल में चेंज करने के बाद उसके कुछ हिस्से को खा लिया। तो उसको आहार मिला, तो आहार मिला तो हमारे चलते वो जिंदा है। अरे हमारे शरीर के अंदर ही तो भोजन था जिसको उसने यूज किया अपने लिए, तो उसको भोजन मिला। तो एक तरह से हम एक अलग जाति हैं, बैक्टीरिया एक अलग जाति है, दो अलग अलग प्रजाति के लोग हैं। और इस बैक्टीरिया वाली प्रजाति ने हमारे शरीर से भोजन प्राप्त किया तो उसको हेल्प मिला हमारे शरीर से, लेकिन उस बैक्टीरिया ने हमें भी तो कुछ दिया तो उससे हमें भी तो हेल्प हुआ। तो एक ही जगह पर दो अलग अलग प्रजाति के यदि लोग रहें और दोनों एक दूसरे को हेल्प करें तो ऐसे रिलेशन को बायोलॉजी में हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन। और आप समझ सकते हैं कि सिम्बायोटिक जो रिलेशन होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन किसके किसके बीच होता है, मनुष्य और इस ई कोलाई बैक्टीरिया के बीच। सिम्बायोटिक रिलेशन यानी सहजीवी संबंध। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ई कोलाई बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में पाए जाते हैं, कोलोन वाले पार्ट में पाए जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बेकार पड़े हुए भोजन को वेस्ट फूड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया करता है। या कहा जाए कि सिम्बायोटिक रिलेशन हमारे शरीर में किन दो जीवों के बीच है, तो एक मनुष्य के बीच है और दूसरा हमारे इस ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ है। तो हमें अगर ये भी क्वेश्चन कभी दे दें कि हमारे शरीर के अंदर वेस्ट फूड को खाकर हमारे शरीर के लिए साइनोकोबालामिन देने का काम करता है यानी विटामिन B12 देने का काम कौन करता है, तो भी आपका आंसर क्या बनेगा, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब देखिए वेस्ट फूड है, अब ये वेस्ट फूड इस रेक्टम वाले भाग में कुछ समय तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, कुछ समय तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये एनस वाले पार्ट से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा यानी बाहर इसको निकाल दिया जाएगा, मल त्याग के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये
पूरा का पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। छठा नंबर मैंने बताया था ना कि एनस वाला पार्ट, गुदा वाला भाग, जहां पर रेक्टम में पड़ा हुआ वेस्ट फूड कुछ समय के बाद इस एनस के द्वारा क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब आइए इस पूरे चैप्टर का थोड़ा सा हम कंक्लूजन देख लें कि किस तरह से हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा है, कैसे भोजन के डाइजेशन का प्रोसेस हुआ है। यदि आप मेरे चारों वीडियो को पहले के देखे होंगे तब तो आपको बहुत कुछ बातें समझ में आ चुकी होगी, लेकिन आइए थोड़ा बहुत इस पूरे चैप्टर का यहाँ पर सारांश एक निकाल लेते हैं कि क्या हमने यहाँ पर पढ़ा था। सबसे बड़ी बात तो देखिए, सबसे पहले हम 3 मेजर अमाउंट में चीज़ों को लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या जी, लिपिड्स। इस कार्बोहाइड्रेट का पहले पाचन किस रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है। प्रोटीन का पाचन पहले किस में होता है, पेप्टोन्स में होता है या पेप्टाइड्स में होता है। और लिपिड्स का पाचन पहले किस रूप में होता है, फैटी एसिड के रूप में होता है। और देन फैसिड एसिड के बाद अगर देखा जाए तब ये क्या बनता है, ग्लिसरॉल बदलता है। उसी तरह से जो प्रोटीन का जो पेप्टोन्स हैं अब ये किस में कन्वर्ट होगा, एमिनो एसिड के रूप में कन्वर्ट होगा। और जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजेन के रूप में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारे शरीर के अंदर स्टोर हुआ भोजन है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम भोजन को किस में लिए थे, माउथ में लिए थे। उस माउथ में जो लार हैं, जो लार ग्रंथियों से निकलने वाला लार है, उसमें टाइलिन एमाइलेज पाया जाता है। और उस टाइलिन एमाइलेज ने क्या किया, 70% कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन वहां पर प्रोटीन और लिपिड्स का पाचन नहीं होता है। उसके बाद भोजन पहुंचा फूड पाइप में, फूड पाइप में भोजन का पाचन नहीं होता है, इस बात को समझा चुके हैं। फिर पहुंचेगा एस्टोमक में। एस्टोमक में जब पहुंचा तो यहां पर 3 रसायन निकले। एक तो HCl निकला जिसको हम हार्मोन कहते हैं, ये स्टिमुलेट करने का काम करता है एंजाइम को। उसके बाद एक निकला पेप्सिन और दूसरा निकला रेनिन। इस पेप्सिन ने क्या किया, इस प्रोटीन का पाचन किसमें किया था, पेप्टोन्स के रूप में किया था। और कितना % कर दिया था, 90% कर दिया था। रेनिन दूध का पाचन कराता है। अब पहुंचेगा छोटी आंत में भोजन। जब छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में पहुंचा तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में जैसे ही पहुंचेगा, यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट हो गया, कौन कौन, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इस ड्यूडेनम से 2 पार्ट जुड़ा हुआ है, एक है लीवर और एक है पैनक्रियास, ये जुड़ा हुआ है। अब लीवर से निकलने वाला जो बाइल जूस है, उस बाइल जूस ने पहले क्या किया, इस 95% लिपिड को किस में कन्वर्ट किया, फैटी एसिड के रूप में कन्वर्ट किया। अब पैनक्रियाज क्या करता है कि पैनक्रियाज 3 प्रकार के एंजाइम को निकालता है, जिसमें सबसे पहले निकालेगा वो एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा कि सबसे पहले इस बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को, कितना % बचा हुआ है, 30% बचा हुआ है, इस 30% कार्बोहाइड्रेट को पहले वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और देन 100% ग्लूकोज को किस में ला देगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ला देगा। उसी प्रकार जो ट्रिप्सिन निकलेगा, उस ट्रिप्सिन के द्वारा क्या किया जाएगा, सबसे पहले इस बचे हुए प्रोटीन को पेप्टोन्स में लाया जाएगा। कितना % बचा हुआ है, 10%। और इसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने के बाद 100% ऑफ पेप्टोन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, एमिनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फिर बचेगा आपको पैनक्रियास से निकलने वाला एक लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, सबसे पहले इस लिपिड के 5% जो बचे हुए भाग हैं उसको कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड में। और देन उसके बाद 100% फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लिसरॉल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर छोटी आंत में भोजन का आकर फाइनली पाचन हो जाता है। उसके बाद पहुंचेगा जेजुनम वाले पार्ट में भोजन, जहां पर भोजन का पाचन नहीं होता है, यह सिर्फ भोजन को ट्रांसफर करता है इलियम के पास। इलियम के पास सरफेस एरिया होता है जिसको हम बिलाई कहते हैं। इस सरफेस एरिया में भोजन आकर स्टोर होता है। और यहां पर स्टोर की मैंने बात बताया था कि सबसे अधिक कहां पर स्टोर होता है, लीवर के पास। लीवर के बाद भोजन सबसे अधिक कहां स्टोर होता है, मसल के पास, मांसपेशियों के पास। यहां इलियम वाले भाग के दूसरे पार्ट में जब भोजन पहुंचेगा, जो स्टोर नहीं हुआ है, वो भोजन इलियम से होता हुआ पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, जिसे मैंने बताया था कि सबसे पहले सीकम वाले पार्ट में भोजन पहुंचेगा। और सीकम वाली जब पार्ट में भोजन पहुंचेगा तो यहां पर भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं है, यहां पर भोजन
पचता नहीं है, किसी प्रकार का यहाँ पर कार्य नहीं होता है। लेकिन इस सीकम वाले पार्ट में ही एक ऑर्गन पाते हैं जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि एक वेस्टेजियल ऑर्गन है। आज के डेट में उस ऑर्गन का कोई यूज नहीं है, इसीलिए डॉक्टर उसको काटकर भी निकाल देते हैं, क्योंकि कुछ टॉक्सिक एलिमेंट लेने के कारण जो है उसमें सूजन होता है और सूजन होने के बाद वह दर्द करना शुरू कर देता है। सीकम से भोजन पहुंचेगा कोलोन वाले भाग में। कोलोन वाले भाग में जब पहुंचता है तो यहाँ पर इकोलाई बैक्टीरिया पाते हैं। ये इकोलाई बैक्टीरिया इस भोजन को वेस्ट फूड में कन्वर्ट करते हैं और उसका कुछ हिस्सा वो खाते हैं और उसके बदले में हमें विटामिन B12 देते हैं, साइनोकोबाल्मिन विटामिन देते हैं, जिससे हमारे शरीर को फायदा होता है। फिर कोलोन से भोजन कहाँ पहुंचेगा? रेक्टम वाले भाग में, और रेक्टम वाले भाग में भोजन कुछ देर तक वैसे ही पड़ा रहता है और उसके बाद ये भोजन एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जो कि वेस्ट फूड है, मल है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रोसेस है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप पांचों वीडियो को देखकर अच्छे ढंग से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। तो फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।